Hello everyone, this is the sixth lecture of thermodynamics. Okay, this is our unit thermodynamics, lecture 6. Okay, so in last lecture we have discussed what is the Carnot cycle. Okay, लास्ट लेक्चर हमने कार्नोट साइकिल से स्टार्ट किया था. ओके, कार्नोट साइकिल क्या रहता है उसका पूरा हमने डिस्कस कर लिया था. ओके, we have discussed the functioning of the Carnot cycle, how it is functioning, what processes are included. 4 प्रोसेसेस थी वहाँ पे. ओके ना, और चारों प्रोसेसेस में से हमें फिर वो वर्क्स मिले थे. ओके ना, तो चारों प्रोसेसेस. तो कार्नोट साइकिल कैसा था, ऐसा एक तरह का कर्व है. ठीक है ना, ये फिर यहाँ पे और एक है और यहाँ. ठीक है ना, ये था हमारा कार्नोट साइकिल. तो यहाँ पे ये प्रोसेस ए हो, ये बी, ये सी, ये टी, 4 पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर कर लिए थे. तो यहाँ पे जो प्रोसेस ए था ये था आइसोथर्मल एक्सपांशन. तो यहाँ पे हमें जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था, तो P1 V1 T1. और बी का था इट इज़ द प्रोसेस B2C, इट इज़ द एडियाबेटिक एक्सपांशन. ओके, सो यहाँ पे क्या था P2 V2 T1. ओके, और इस सी पॉइंट में यहाँ से यहाँ C2D यहाँ पे था आइसोथर्मल, अगेन आइसोथर्मल. मतलब देखो यहाँ से ये आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, अगेन आइसोथर्मल, मतलब रिवर्स यहाँ से जा रहा है और ये वापस एडियाबेटिक यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ ये पॉइंट भी हम लोग P3 V3 और यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जाता है T2, क्योंकि यहाँ से हम लोग रिप्लेस करते हैं स्टैंड पे. एंड देन यहाँ पे फिर P4 V4 एंड T2. ओके, सो यहाँ से फिर वापस इनिशियल पोजीशन पे चला जाता है. तो एक कंप्लीट 1 साइकिल हो जाता है कार्नोट साइकिल का. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में सब डिस्कस कर लिया. आप वो वीडियो जाके वापस देख सकते हो अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो. ओके, और ये जो हर एक प्रोसेस जो हुई थी, 4 प्रोसेस हुई थी, इसमें से हमें कुछ मिला था, मतलब वर्क में वी कैन फाइंड द वर्क. ओके ना, लास्ट लेक्चर वी हैव फाइंड द वर्क. ओके, तो वर्क क्या क्या था. तो फर्स्ट प्रोसेस जो थी W1, उसे हमने हीट और वे दोनों सेम था उसमें. ओके ना, तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू वर्क इन दिस प्रोसेस, दैट इज आइसोथर्मल एक्सपांशन. तो फर्स्ट प्रोसेस में जो वर्क था वो क्या था, RT1 log टू द बेस E V2 बाई V1. ओके, ये फर्स्ट वर्क था. फिर सेकेंड में क्या था, इधर हीट नहीं हमने इंक्लूड किया था, यहाँ पे ये एडियाबेटिक प्रोसेस था. ओके, सो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट. ओके ना, तो यहाँ पे क्या W2 में क्या होएगा, यहाँ पे था RT1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गैमा माइनस 1. ये हमारा एडियाबेटिक का था, एडियाबेटिक एक्सपांशन. ओके, अभी कॉम्प्रेशन का आएगा. तो कॉम्प्रेशन में W3 में क्या लिखा था हमने, R, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो T2 लॉग टू द बेस E. लास्ट टाइम हमने V4 अपॉन V3 लिखा था, बट इसको हमें माइनस के फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे रिवर्स जा रहा है, तो यहाँ पे ये माइनस साइन हमें रिप्रेजेंट करना है. ओके, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं RT2 लॉग टू द बेस E. लास्ट टाइम वो था V4 अपॉन V3 था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे V3 अपॉन V4. लॉग में अगर कोई टर्म को हम लोग रिवर्स कर देते, रेसिप्रोकल को अगर चेंज कर देते हम लोग, ओके ना, तो ये माइनस साइन आ जाएगा. W3 आ गया. अभी नेक्स्ट है W4. तो W4 क्या है, सेम लाइक दिस, यही टर्म है. ओके, मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन अपोजिट. ओके, RT1 माइनस T2 डिवाइड बाई गैमा माइनस 1. क्योंकि ये एडियाबेटिक दोनों सेम है. ओके, जस्ट इक्वल एंड अपोजिट है. ओके, इसलिए ये दोनों सेम हो गए. तो अभी क्या करना है, तो हमें बताना है कि हीट सप्लाइड, टोटल हीट सप्लाइड इज इक्वल टू, देखो हीट जो वर्क में कन्वर्ट हुआ. ओके ना, तो वो हीट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2. ओके ना, ये हीट एब्जॉर्ब है टोटल, इसका वर्क में कन्वर्जन हो गया. ओके ना, दिस इज Q1 माइनस Q2. और अभी हमने यहाँ पे टोटल ये करना है. ओके ना, टोटल वर्क यहाँ पे काउंट करना है. तो क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4. ओके, 4 हो गए, W1 W2 W3 W4. ओके, तो इसमें से क्या होगा, देखो W1 W2 W3 W4, ये दो तो सेम है, ये W2 और W4 दोनों सेम है और माइनस साइन है, तो कैंसिल हो जाएंगे. तो इसमें बचेगा खाली W1 प्लस W3. तो इज इक्वल टू W इज इक्वल टू, तो ओके, इसको लिखने से पहले से एक चीज़ है कि हीट जो हमें यहाँ पे
जो हमने सप्लाइड की है हीट वो कितना था Q1, और उसमें से Q2 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे इसके अंदर से गया सिंक में से, तो इतने का कन्वर्जन हो गया। ओके ना, तो इस हीट इज इक्वल टू वर्क डन। ओके ना, तो ये दोनों को इक्वल हम लोग लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं W1 प्लस W3। तो W1 क्या है, RT1 log टू द बेस E V2 बाई V1, और W3 ये देखो माइनस, ये माइनस में, तो माइनस यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, ठीक है ना, ये माइनस साइन है, RT2 log टू द बेस E V3 अपॉन V4। ओके, तो V3 और V4 यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा मेन इक्वेशन है, तो इसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो ये हीट सप्लाइड, हीट जो हमने वर्क में कन्वर्ट हुआ, ओके ना, जो हीट यूज़ हुई है उसका मतलब Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू वर्क। वो वर्क में क्यू, ये दोनों सेम क्यू है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें पता है, उसमें क्या बताया गया था, अगर स्टेट सेम है तो क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। ओके ना, इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा अगर स्टेट सेम है तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ में जो हमारा हीट जो हमने यूज़ की थी वो हीट सप्लाइड, ओके, वो हीट और हमारा वर्क दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हीट का यहाँ पे ये फॉर्मूला और वर्क का, ओके ना। तो ये हमें बाद में अभी हमने ये रिलेशन फाइंड करने, ओके ना। तो देखो ये कर्व देख लो, कंसिडर द कर्व BC। ओके, ये कर्व BC है, देखो पहला कर्व है BC, कर्व BC के दोनों पॉइंट देख लो, B और C, ये दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस है। कर्व BC कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक है, और कर्व AC भी है एडियाबेटिक, ओके ना। कर्व AD भी एडियाबेटिक है, तो B और C दोनों एडियाबेटिक है। तो फिर एडियाबेटिक का एक ये रिलेशन है कि T V पावर गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, T V पावर गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा रिलेशन है एडियाबेटिक का। तो हमें ये यहाँ पे यूज़ करना है क्योंकि ये भी एडियाबेटिक है, तो एडियाबेटिक है मतलब ये दोनों पॉइंट्स एडियाबेटिक का ये रिलेशन फॉर्म करेंगे। तो पहले का देखो टेम्परेचर क्या है, T1, तो यहाँ पे हम लोग T1 लिख देंगे, और इसका वॉल्यूम क्या है, V2 पावर गैमा माइनस 1। ओके, अभी ये पॉइंट में आएंगे, तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर सेम यही इक्वेशन TV पावर गैमा माइनस 1 टेम्परेचर। अभी इसमें वॉल्यूम का रिलेशन देख लो क्या है, यहाँ पे है V3 और टेम्परेचर क्या था T2। ओके, तो ये हमें मिल गया रिलेशन। अभी इसके ऊपर से हम लोग ये लिख सकते हैं T2 बाई T1 इज इक्वल टू, अब T1 इधर चला गया, T2 बाई T1, तो क्या बनेगा यहाँ पे V2 अपॉन V3 होल पावर गैमा माइनस 1। तो ये हमारा इक्वेशन 2। ओके, सेम लाइक दिस कर्व, और एक कर्व है वो भी एडियाबेटिक है, वो है AD, कर्व AD या फिर DA लिख दो, ठीक है ना, दोनों चलेगा, कर्व AD, और ये भी एडियाबेटिक है। तो ये रिलेशन इसका भी रहेगा, मतलब T इंटू V पावर गैमा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा रिलेशन है। ओके, एडियाबेटिक के लिए T V पावर गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसलिए हम लोग दोनों प्रोसेस के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T V पावर गैमा माइनस 1, देन वी कैन राइट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर देखो यहाँ पे A के लिए टेम्परेचर क्या है T1, और वॉल्यूम वो टाइम पे V1, और ये D के लिए क्या है टेम्परेचर T2 है, और वॉल्यूम क्या है V4। ओके, तो यहाँ पे भी हमने D2 अपॉन T1 फाइंड करेंगे, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V4 T2 अपॉन T1, यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे आएगा V1 बाई V4। ओके ना, तो V1 बाई V4 यहाँ पे आ जाएगा होल पावर गैमा माइनस 1। तो अभी ये दोनों देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 LHS सेम है, तो हम लोग RHS को इक्वल बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन 2 and 3 कैन बी रिटन एज V2 अपॉन V3 इज इक्वल टू V1 बाई V4, और दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग और कैसे, और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू, मतलब V1 को इधर ले लिया, V3 को इधर भेज देते हैं, V3 अपॉन V4, ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। हमें ये यूज़ करना है, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4। अभी कम टू अवर इक्वेशन 1। ओके, सो व्हाट यू कैन सी, इक्वेशन 1 लॉग टू द बेस E V2 अपॉन V1, एंड यहाँ पे देखो लॉग टू द बेस E V3 अपॉन V4।
और यहाँ पे हमने क्या बताया, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4, इसलिए V3 अपॉन V4 के जगह पे हम लोग V2 अपॉन V1 पुट कर सकते हैं, ओके ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं V2 अपॉन V1। यहाँ पे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे V2 अपॉन V1 तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे रिलेशन ये दोनों सेम है तो हम लोग इसे डायरेक्ट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, R भी कांस्टेंट निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, खाली T1 माइनस T2, ओके। सो दिस कैन बी रिटर्न ऑन द नेक्स्ट पेज, ओके। नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1 वी कैन राइट इट एज W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू R इंटू T1 माइनस T2 log टू द बेस E V2 बाई V1, ओके। वहाँ पे हमने V3 अपॉन V4 की जगह पे V2 बाई V1 यहाँ पे पुट कर दिया, इसलिए हमें रिलेशन क्या मिल गया, R इंटू T1 माइनस T2 log टू द बेस E V2 अपॉन V1, ओके। ये हमें रिलेशन W का हमें मिल गया है, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड वन मोर थिंग, दैट इज अ हीट सप्लाइड, ओके ना। हीट हमें अभी इसका फॉर्मूला बनाना है, कौन सा, इफिशिएंसी का हमने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला देखा था, ईटा इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, ओके। हीट का कितना कन्वर्ट हुआ वो, और हीट सप्लाइड और एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सोर्स से हमने कितना सप्लाई किया या फिर एब्जॉर्ब किया, ओके ना, उसी को हम लोग बोलेंगे इफिशिएंसी का फॉर्मूला है, ओके। तो इसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूला में, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, दिस कैन बी रिटर्न एज, वी Q1 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बनेगा, 1 माइनस Q2 बाई Q1, ओके। तो ये हमारा ईटा का रिलेशन बन गया। अभी हमें एक Q2 बाई अपॉन Q1 के लिए एक वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने जो हमारे वर्क फाइंड किए थे, वर्क में हमें मिला था जो हमारा Q1 वर्क है उसे ही हम लोग बोलते हैं W1, और जो हमारा Q2 वर्क है उसी को हम लोग लिखते हैं W3, ओके। तो यहाँ पे हमने अब W1 और W3 ये दोनों का हमें रिलेशन लिखना है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, देखो W3 हमारा था R, हमें खाली मैग्नीट्यूड, जस्ट इंक्लूड मैग्नीट्यूड, डोंट इंक्लूड द साइन कन्वेंशन, ओके। सो R T2 log टू द बेस E V3 बाई V4 डिवाइड बाई R T1 log टू द बेस E V2 बाई V1। तो हमने पहले ही प्रूव कर लिया है V2 बाई V1 इज इक्वल टू V3 बाई V4, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी उस हिसाब से, तो कैंसिल हो जाएगा, देन R भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा खाली T2 अपॉन T1। सो देयरफॉर Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1, ओके। तो अभी ये हमें इस वैल्यू में पुट करेंगे, तो ईटा का हमें क्या रिलेशन मिलेगा, ईटा इज इक्वल टू, यहाँ पे था 1 माइनस Q2 बाई Q1, तो Q2 बाई Q1 के यहाँ पे हम लोग T2 बाई T1 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस T2 बाई T1, ओके। तो ये हमारा इफिशियंसी का फॉर्मूला डिराइव हो गया। सो दिस इज द फॉर्मूला, इफिशियंसी फॉर्मूला फॉर दी कार्नोट साइकिल, ओके ना। तो कार्नोट हीट इंजन के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ओके ना, कार्नोट साइकिल का ये फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या हो गया, Q2 अपॉन Q1। तो अभी ये इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, देखो इसका मतलब क्या है कि हीट जो सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाइड फ्रॉम दिस सोर्स और एब्जॉर्ब फ्रॉम दिस सोर्स, ओके ना, सप्लाइड बाय दिस सोर्स और एब्जॉर्ब फ्रॉम दिस सोर्स मस्ट बी मोर इंक्रीजिंग, ओके ना। बहुत ज़्यादा अगर इसका ये चीज़, ये वैल्यू डिनोमिनेटर में ये अगर बहुत ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा, ये अपने आप जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो मतलब इफिशियंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ओके। और वैसा ही यहाँ पे रिलेशन देखो क्या बता रहा है, T2 अपॉन T1, तो T1 मतलब द सम टेम्परेचर ऑफ दिस सोर्स, इफ द टेम्परेचर ऑफ दिस सोर्स इज वेरी हाई इन कंपेरिजन विद द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, ओके, देन द इफिशियंसी इज मोर, ओके, यहाँ पे ये आएगा। और एक चीज़ ये फॉर्मूला से पता चल रही है, वो मतलब है कि इन दोनों का रिलेशन देखो, अगर टेम्परेचर हम लोग सेम रखते हैं, यहाँ पे T1 इक्वल टू T2 अगर कंसिडर करें तो क्या होगा, ये वैल्यू 1 बन जाएगी, 1 माइनस 1 0, मतलब मिनिमम इफिशियंसी वी गेट ओनली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज 0। ये दोनों का अगर टेम्परेचर सेम हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ओके।
तो कार्नोट ने यही बताया। एक और चीज़ फाइंड कर लेते हैं, इसका वर्क कर लेते हैं। तो वर्क फाइंड कर लेते क्या है, अभी तो हमने यहाँ पे रिलेशन देखो ये मिला है Q1 माइनस Q2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ओके, यहाँ पे तो अभी क्या करेंगे, Q1 को उधर भेज देते हैं। ओके, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q1 इंटू 1 माइनस T2 अपॉन T1। अभी यहाँ पे क्या है, देयर फॉर Q1 माइनस Q2 क्या था हमारा, W, यहाँ पे दिखा देखो W वर्क। ओके ना, इज इक्वल टू Q1 इंटू 1 माइनस T2 बाई T1। तो यहाँ पे हमने W का भी फॉर्मूला, मतलब वर्क का भी फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, और इफिशियंसी का भी और वर्क का भी किया। तो कार्नोट इंजन इज व्हाट, इट इज़ अ कंप्लीट रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके ना, दिस कैन बी रिवर्सिबल, मतलब जो साइकिल है वो रिवर्स में भी वर्क कर सकता है, ऐसे कार्नोट ने बताया। और बताया था कि जो हमारा ये जो है साइकिल जो फॉर्म हो रहा है, ओके ना, कार्नोट साइकिल, तो उन्होंने बताया कि हम तो यहाँ से अभी खाली हीट सप्लाई करके हमने यहाँ से या पूरा ये किया, तो उन्होंने बताया कि ना ये रिवर्स में भी जा सकता है, मतलब ये डायरेक्शन में ही वापस आ सकता है, ये ऐसा बताया था। ओके, ऐसे ऐसे वापस रिटर्न भी जा सकता है। और जो रिवर्स में काम करेगा वो किस चीज़ के लिए काम करता है, रेफ्रिजरेटर। इन द केस ऑफ रेफ्रिजरेटर इट इज़ वर्कड इन द रिवर्स डायरेक्शन। ओके, मीन्स क्या है, हीट जनरेशन के लिए हमने क्या किया, हीट सप्लाई किया पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट पोजीशन में, और रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, हीट पहले वो रिजेक्ट करेगा, मतलब वो सिंक में से हीट पहले निकाल देगा, ऐसे ऐसे करके वो रिवर्स 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 प्रोसेस हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द, यही चीज़ हम ये कार्नोट साइकिल कार्नोट ने बताई थी। ओके, तो एक्चुअल में क्या है, हमने बताया कि इफिशियंसी, देखो इफिशियंसी क्या है, अगर इसका हम लोग बहुत बढ़ा देंगे इफिशियंसी, अगर ये चीज़ हम पूरी जीरो कर देंगे, ओके ना, ये वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी, मतलब सिंक का टेम्परेचर कंप्लीटली जीरो हो जाएगा अगर यहाँ पे, तो फिर क्या हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, इफिशियंसी 1 मीन्स क्या हो जाएगा, 100% इफिशियंसी, मतलब सबसे अच्छी इफिशियंसी, मतलब 100% अगर होगी। बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके ना, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक द टेम्परेचर ऑफ दिस सिंक एज जीरो नहीं कर सकते उसको प्रैक्टिकली। सो इनकन्वीनियंस क्या है उसके, कन्वीनियंस ये है कि द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स कैन बी इंक्रीज्ड, कैन बी मोर, कैन बी वी सेट अप एज द मोर टेम्परेचर एट दिस सोर्स एंड द लेस टेम्परेचर एट सिंक। यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं। ओके, उससे हम लोग इफिशियंसी यहाँ पे 100% तो नहीं ला सकते, लेकिन उसके नियर अबाउट ला सकते हैं। ओके ना, तो यही चीज़ यहाँ पे कार्नोट साइकिल में पड़ेगी, और ये रेफ्रिजरेटर का है कि इसमें रिवर्स जा रहा है। तो ये एक्चुअल में चीज़ हो रही कि परफॉर्म हो रही कि नहीं, हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मतलब सेकेंड लॉ जो क्यों फॉर्म करने की जरूरत पड़ी, तो इसी चीज़ की वजह से पड़ी, मतलब इसमें कुछ तो ड्रॉबैक है, कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें, कि ये जो बताया कार्नोट ने, जो ये रिवर्सिबल भी होता है साइकिल, तो वो सेकेंड लॉ में उसको अपोज वगैरह किया है। ओके, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस ऑल दैट थिंग्स, दैट व्हाई इट इज़ ऑलवेज गिवन दैट। ओके, तो यहाँ पे ये लेक्चर में ये समझ में आ गया कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, मेन एक्चुअल फॉर्मूला। ओके ना, मतलब हीट के फॉर्म में भी भाई हीट, मतलब यहाँ पे जो हीट सप्लाइड थी, सप्लाइड बाय दी सोर्स। ओके ना, मतलब सोर्स से जितना एब्जॉर्ब कर दिया हीट वो Q1, और ये Q2 इट इज़ द हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द इंजिन टू द सिंक। ओके ना, तो ये इसके फॉर्म में तो फॉर्मूला आ गया, और बाद में इधर टेम्परेचर के फॉर्म में फॉर्मूला है। ओके ना, टेम्परेचर फॉर्म में क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। ओके ना, दोनों का रिलेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, और उसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ किया, देखो वर्क के लिए Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ओके, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, यहाँ पे हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो Q1 माइनस Q2, Q1 को इधर लेके गए, फिर 1 माइनस T2 अपॉन T1 आ गया, तो Q1 माइनस Q2 इज इनडायरेक्टली वर्क। ओके ना, ये हमारा वर्क ही है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं Q1 इंटू 1 माइनस T2 बाई T1। तो हमारा जो कार्नोट साइकिल, तो इस फॉर्मूला से हम बता सकते हैं कि कार्नोट ने क्या बताया कि अगर ये वैल्यू कंप्लीटली जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, तो क्या होगा, इधर 1 हो जाएगा, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 100% इफिशियंसी। 1 मीन्स 100% इफिशियंसी। तो ये जीरो करने के लिए करेंगे कैसे, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो अगर बहुत ज़्यादा होगी तो ये पूरी वैल्यू निगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, मतलब जीरो हो गई, नियर अबाउट जीरो हो जाएगी ये, तो हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई की गई थी। एक तो इसको कंप्लीट जीरो होना चाहिए, T2 को जीरो होना पड़ेगा, या फिर इस वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रहना चाहिए। तो T2 को जीरो करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब एटमॉस्फेरिक जो है हमारा प्रेशर, उससे ये पॉसिबल नहीं होता है। ओके ना, मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिंक
कैनॉट बी कम्प्लीटली ज़ीरो, ओके ना, उस ज़ीरो पे हम ये करना पॉसिबल नहीं होता है। और लेकिन T1 को हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, जितना हम लोग हीट सप्लाई करेंगे उसके हिसाब से वो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, ओके ना। तो इस तरह से कार्नोट ने ये चीज़ बताई थी यहाँ पे कि हीट कैसे होती है। लेकिन ये भी बताए ये अगर जीरो हो जाएगा तो इसका एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकल केस में टू मेक द इफिशियंसी 100% इज नॉट पॉसिबल। देर इज नो एनी हीट इंजन विच इज़ हैविंग दी 100% इफिशियंसी, ओके। ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं है कि जिसकी 100% इफिशियंसी हो, ओके ना। कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स हो ही जाते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कमी रहता है, कुछ ना कुछ। और ये अचीव करना, ये कंडीशन अचीव करना वो पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स वाई देर इज नो एनी हीट इंजन विच इज़ हैविंग 100% इफिशियंसी, ओके। देन क्योंकि अगर 100% इफिशियंसी रहेगी तो कंप्लीट जितना भी हम लोग उसको इनपुट दे रहे हैं वो उसका आउटपुट में कन्वर्ट कर लेगा, ओके। मतलब कुछ भी लॉस नहीं जाएगा, हीट बिल्कुल लॉस नहीं होगी, हीट टेम्परेचर लॉस नहीं होगा, कुछ नहीं। तो इस तरह से होगा, ओके। इफ यू 100% इफिशियंसी उसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने वर्क का भी फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। और ये जो रेफ्रिजरेटर का केस है ये एक अलग केस है, ओके ना। तो हमने पहले तो इसको इस डायरेक्शन में मूव किया था, ओके ना, क्लॉकवाइज, ओके। ये डायरेक्शन में आया तो वो हमारे हीट इंजन के लिए था, ओके। और अगर ये रिवर्स में हम लोग फ्लो करते हैं इसको, मतलब पहले हीट हम लोग इसमें से निकाल लेंगे, मतलब सिंक में से हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से हीट सप्लाई होते जाएगा वगैरह, वो सब चीज़ें होगी। तो ये रिवर्स हो गया। तो रिवर्स प्रोसेस कार्नोट ने बताया कि रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब वो वापस रिवर्स में भी पॉसिबल है, इसने बताया। तो वो रिवर्स में किस चीज़ में होगा, तो रेफ्रिजरेटर में होगा। ऐसा रेफ्रिजरेटर केस में ये रिवर्स होगी, ऐसा कार्नोट ने यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट किया है। बट इट इज़ सम डिफिशियंसी एज देयर्स, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उससे देख लेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम था रेफ्रिजरेटर के ये कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल है कि नहीं। यहाँ पे तो इसने बताया ये रिवर्सिबल है, बट सेकेंड लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, ओके। और इतना याद रखो कि अगर इसकी वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा कर देंगे तो हमें वर्क भी अच्छा मिलेगा, ओके ना। तो ये है कि टेम्परेचर ऑफ द सोर्स मस्ट बी मोर greater than the temperature of the sink, then we can get the more efficiency, okay. So I hope you cleared all these derived formulas, these derivations, simple derivation is there, okay. So thank you very much.